to discuss MCQs, History, Chapter 1, Class 10th, Rise of Nationalism in Europe। ये इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो पहला रेवोल्यूशन जिसमें हमें नेशनलिज्म की एक्सप्रेशन देखने को मिलती है, चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। सही आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन ए। यहीं से नेशनलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नीचे लिखा भी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एनकरेज द आइडिया दैट पीपल ओन द कंट्री, के देश जो है वो लोगों का होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उस स्टेट का। सो इट हेल्प टू स्टेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट with regard to the Act of Union 1707। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 का, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनमें से करेक्ट है? इसमें जो सी स्टेटमेंट है, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो एक्ट ऑफ यूनियन से एक्चुअली में क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था, उसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है, सैम्पल पेपर की क्वेश्चन है ये 2020 का है, ये 2021 का है। इसमें भी यही पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या बना? तो ऑप्शन बी, यूनिफिकेशन हुआ। किसका? यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में जो सिविल कोड नेपोलियन बोनापार्ट ने अप्लाई किया था, जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, तो उसके रिगार्ड में कौन से ऑप्शन सही है? ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन नहीं। इसमें ऑप्शन सी जो है, ऑल द प्रिविलेजेस ऑन बर्थ वर एबोलिश्ड। तो फ्रांस में जो एक प्रिविलेज सिस्टम था, नोबेलिटी थी, क्लर्गी थी और फिर थर्ड स्टेट था, और उनको अलग अलग प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, तो वो बर्थ पर बेस्ड जो प्रिविलेजेस थे वो एबोलिश कर दिए गए 1804 के सिविल कोड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ये, विच रीजन वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? एंड द आंसर इज डी। जहाँ तक भी नेपोलियन बोनापार्टे का किंगडम था, उन सभी जगह। ठीक है, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोरू के बारे में दिया हुआ है। 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे फ्रेडरिक सोरू, उन्होंने पेंटिंग बनाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, और उसमें अपना एक यूटोपियन व्यू उन्होंने रखा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज एन यूटोपियन सोसाइटी, जो होती है वो कैसी सोसाइटी थी? ठीक है, तो ये ऐसी सोसाइटी थी, यूटोपियन का मतलब है बहुत इमेजनरी, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इमेजिन किया है उसने अपने आप से इस तरीके की सोसाइटी के, सबके अपने फ्लैग होंगे। ठीक है, फ्लैग्स हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम है अलग अलग देश के। तो यूटोपियन सोसाइटी जो होती है वो एक ऐसी सोसाइटी होती है, सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon? तो नेपोलियन को 1815 में हरा दिया था, वॉर हुआ था, वॉर ऑफ वाटरलू। ठीक, तो उसके बाद किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई? तो कंजर्वेटिव, इसे न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। ठीक है, दोबारा से जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें, तो नेपोलियन की डिफीट के बाद बर्बन डायनेस्टी को ही दोबारा से सौंप दिया था, जो राजपाट था। तो कंजर्वेटिव अगेन वही किंगडम, किंग और वही सब डायनेस्टी रिस्टोर कर दी गई थी ज़्यादातर जगह। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन को वॉर ऑफ वाटरलू में 1815 में? कौन कौन सी कंट्रीज ने कलेक्टिवली एक साथ मिलकर हराया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये
4 कंट्री थी उस समय पर जिन्होंने एक साथ नेपोलियन को हराया था। 9 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। तो इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। जोसेफ मैजनी ने ये 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी, जिसमें से एक जो है यंग यूरोप है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830s। तो किसने कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया एक साथ फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक 1830s में, ठीक है जी। तो इटली की अगर हम बात करें और 1830s का अगर टाइम देखें तो इसका सही आंसर है जोसेफ मैजनी अगेन। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगले क्वेश्चन में, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ये सिर्फ स्टेटमेंट दिखाता है कि यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री फ्रांस है और अगर उसे कुछ होता है तो सारे यूरोप पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस स्टेटमेंट के द्वारा। और ये ड्यूक मेटरनिक जो थे उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ड्यूक मेटरनिक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो 1815 में ट्रीटी हुई थी वियना में, तो इनमें से कौन सी जो चीज़ है उसका रिजल्ट नहीं है। तो डी, रशिया वॉज गिवन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये सही नहीं है बात ट्रीटी ऑफ वियना के लिए अगर देखें तो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ग्रीस जो है वो कौन सी ट्रीटी से आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो ऑप्शन डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है जी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री। तो ग्रीक हिस्ट्री में अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इससे इंडिपेंडेंट हुआ, इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। इनका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी चीज़ फर्स्ट हुई है और उसके बाद वियना पीस सेटलमेंट ट्रीटी जिसे बोला गया, इटली को इन्वेड किया, यूनिफिकेशन, इटली की यूनिफिकेशन और ग्रीक स्ट्रगल। तो 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। तो सबसे पहले सेकंड, नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया फर्स्ट, इसमें अगर देखा जाए तो उसके बाद फिर ट्रीटी साइन होती है, वियना पीस सेटलमेंट, फिर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस और लास्ट में होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत होती है उसकी किसी यूरोपियन कंट्री में सेकेंड हाफ, 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में। तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। ये भी टर्म 1 में आया हुआ है, 2021 में एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830s। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस में हुआ ये सबसे पहले, ठीक है। ये ऑप्शन 17 का ए, फ्रांस में। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। इसका सही ऑप्शन है लिबरलिज्म। आइडियोलॉजी बतानी है जिसमें लोगों ने ज़्यादा मार्केट की फ्रीडम मांगी 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो लिबरलिज्म इस आइडियोलॉजी को कहा जाता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन। तो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किसने किया, ओटो वन
बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन ए सही है। Who among the following was proclaimed king of यूनाइटेड, इटली का राजा किसे बनाया गया 1861 में? विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से बताना है। ठीक है, रेवोल्यूशन जो हुआ 1848 में, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्की का एब्डिक्शन, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, वोट जो होती है उसको, सभी लोगों को वोट मिले, हैड बीन प्रोक्लेम्ड, पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को दिए गए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो अगर 1848 में जो रेवोल्यूशन था उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि जो वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स हैं वो तो बहुत बाद में दिए गए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस? तो कौन सा इटालियन स्टेट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस जिसको रूल करता था? सर्डिनिया, पाइडमोंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अडोप्टेड आइडियाज ऑफ ला पेट्रे एंड सिटुएन। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए सही है इसमें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाला सही नहीं है। देखिए ये सही है, ये आइडिया अडॉप्ट किए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। सिटीजन और फादरलैंड का जो आइडिया था, रेवोल्यूशनरी रिप्लेस द स्टैंडर्ड रॉयल फ्लैग बाई न्यू फ्लैग बनाया उन्होंने, ट्रिकल फ्लैग। रेवोल्यूशनरी कंपोज्ड, नई धुन बनाई, नई ह्यूमन्स बनाए उन्होंने, देशभक्ति गाने, गीत। ठीक है जी। एंड रेवोल्यूशनरी फॉर्मेटेड अनइक्वल लॉज फॉर डिफरेंट क्लासेस। अनइक्वल लॉज क्यों बनाएंगे? इक्वल लॉज के लिए तो वो रेवोल्यूशन ही कर रही हैं, अनइक्वल लॉज तो ऑलरेडी हैं ही। ठीक है जी। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, इसमें ऊपर के तीनों सही हैं और इस हिसाब से ऑप्शन ई सही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन द थ्री वॉर विद प्रोशिया? तो प्रोशिया के साथ जो थ्री वॉर थे उसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व रहीं? ठीक है, एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो 24 का आंसर है बी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ज़ोल्वरीन जो था उसके रिगार्ड में बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो सी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में ज़ोल्वरीन क्या था? इट वाज अ कस्टम यूनियन था एट द इनिशिएटिव, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? पुरशिया ने की थी। ठीक है जी, कस्टम यूनियन, और बिजनेस को थोड़ा आसान करने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवोर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज। तो केवोर जो थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, नीचे के ऑप्शन में से उनके रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है। He was an Italian statesman थे, he spoke French much better than Italian, he was tactful diplomat, he belonged to a royal family। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से स्टेटमेंट उनसे मैच करते हैं? बी, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। तो ऊपर के तीन ऑप्शन सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी? तो 19th सेंचुरी के जो आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म है, ठीक है, उसमें बेस्ट सिग्निफाइज कौन सा इनमें से ऑप्शन करता है उस आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो? 27 का सी ऑप्शन, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है 28, व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट ने किन इश्यूज के खिलाफ अपनी बात रखी?
एंड द करेक्ट आंसर इज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस। तो जो प्रेस को दबाने के लिए सेंसरशिप लॉज थे उनको क्रिटिसाइज किया, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, किसने? लिबरल नेशनलिस्ट ने। अगले क्वेश्चन में एक इमेज दी हुई है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद रोमांटिक इरा, और बताना है इट्स नेम। ऑप्शन में ऑप्शन देखते हैं। तो अगर जर्मनी की बात करें तो ऑप्शन सी सीधा सीधा सही हो जाता है इसमें, जर्मेनिया। ठीक है, फ्रांस की बात होती तो मैरियाना इसमें होता। ऑप्शन सी सही है क्योंकि जर्मनी सा मैरियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वीवर्स, सिल्सिया के जो वीवर्स थे उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ? उसका रीज़न को बताना है, और रीज़न है कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। उनके पैसे और ड्यूज जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं देते थे समय से, तो ये रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर आस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन। ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट बना तो कौन से चीज़ ने बहुत मदद की उसमें? द पार्लियामेंट थ्रो अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है जी, तो ये मेजर एस्पेक्ट था, और ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था जिसमें कोई खून कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, मोनार्की से पावर शिफ्ट हो गई किसको? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने ब्लडलेस रेवोल्यूशन में पावर सीज कर ली, किससे? मोनार्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है इसमें, कॉलम ए और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जोसेफ मेजनी की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर नहीं है। देखिए सबसे आसान सबसे पहले लगाते हैं, फ्रेडरिक सोरू, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, फ्रेंच आर्टिस्ट है। ठीक है जी। ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने होस्ट किया है किसको? ट्रीटी ऑफ वियना को। उसके बाद दो बच गई, तो जोसेफ मेजनी के बारे में भी अभी हमने देखा है कि यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसकी फॉर्मेशन उन्होंने करी है। ठीक है, तो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे ये, रेवोल्यूशन करा इन्होंने। ठीक है जी, तो जोसेफ मेजनी। और अब जो बच गया है काउंट एमेलियो डी कवोर, चीफ मिनिस्टर सर्डिनिया पावरमाउंट। इस हिसाब से देखें, ए का फोर्थ ये रहा, बी का फर्स्ट ये रहा, सी का सेकंड ये रहा, तो ऑप्शन सी सही है जी, ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से पालकन नेशनलिज्म के बारे में कौन से ऑप्शंस सही हैं? 33 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट और सेकंड ओनली। बाल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े का एक पूरा पार्ट बन गया था ये ऑटोमन एम्पायर की वजह से। जी हाँ, सही बात है। रीजन ऑफ कंप्रोमाइज्ड इथनिक ग्रुप्स इंक्लूड ग्रीक, और यहाँ पर ये इथनिक ग्रुप्स रहते थे। ठीक है जी, ब्रिटिश एंड इथनिक नेशनलिटी स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी, ये इससे करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है 33 का, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की और वीडियोस के लिए। थैंक यू।